नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन ये अपन पढ़ रहे थे। एक पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको अपन कंप्लीट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन है राजस्थान का जो कि पूरे विश्व में सबसे लंबे समय तक चला था। 1897 ईस्वी में ये शुरू होता है और 1941 ईस्वी में ये ख़त्म होता है। यानी कि पूरे 44 साल यह आंदोलन चला है। 44 साल बाद में यह आंदोलन समाप्त हुआ था। इतने लंबे समय तक यह आंदोलन हुआ लेकिन फिर भी इसमें हिंसा नहीं हुई। अहिंसात्मक आंदोलन है ये आंदोलन जो है 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। देखिए राजस्थान में किसानों ने आंदोलन क्यों किए थे, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी है। आंदोलन के कारण क्या थे, क्योंकि जागीरदारों के द्वारा बहुत सारी लगाने जो है इन किसानों के ऊपर थोप दी गई थी। अंग्रेजों की नई नई नीतियाँ जो थी वो इन किसानों को परेशान कर रही थी। इन सभी से परेशान होकर के और ये किसान जो आंदोलन करते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आंदोलन जो है वो बिजोलिया के अंदर हुआ था। ये आंदोलन 3 चरणों में होता है, जिसमें सबसे पहला चरण जो है वो है आपका 1897 से लेकर के और 1915 ईस्वी तक का। अब इस चरण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी वो अपन पढ़ेंगे। देखिए 1897 की बात है। गिरधरपुरा गांव में 1897 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब ये शुरू कैसे हुआ था, तो गिरधरपुरा गांव है भीलवाड़ा में। वहां पर गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज अवसर पर किसान एकत्रित हुए थे। इस मृत्यु भोज अवसर पर गांव के जितने भी किसान थे, सारे के सारे किसान एक जगह एकत्रित थे। अब वो किसान आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि ये जो जागीरदार है ये ज़्यादा परेशान कर रहा है, अंग्रेज परेशान कर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, अनाज की पैदावार होती नहीं, उनसे ज़्यादा तो लगान ले लेते हैं। ये मतलब अपने दुखड़े जो है वो आपस में बात कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। अब जो ये अपने दुखड़े बोल रहे थे, तो इन्हीं लोगों के बीच में बैठे हुए थे साधु सीताराम दास जी। ये इनको बोलते हैं कि आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग जो है इन जागीरदारों की शिकायत जो है महाराजा के पास क्यों नहीं करते। मेवाड़ का जो महाराणा है, इस समय मेवाड़ का महाराणा था फतेह सिंह। तो ये साधु सीताराम दास जी बोलते हैं इनको, गांव वालों को, कि गांव के कोई भी लोग जो है मेवाड़ के महाराणा के पास जाए और इस जागीरदार की शिकायत करे और ये बोले कि साहब ये जो आप लगान लगा रखे हो, ये लगाने जो है कम की जाए और हमें इनसे मुक्ति मिले। तो साधु सीताराम दास की सलाह पर गांव के 2 लोग हैं जिनका नाम है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये तैयार होते हैं कि ठीक है साहब, हम जाएंगे मेवाड़ के महाराणा के पास, जागीरदार की शिकायत करेंगे, अपने जो टैक्स है जो लगाने हैं उनको कम करवाएंगे। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जागीरदार कृष्ण सिंह की शिकायत हेतु जाते हैं। ये 1897 की घटना है। सबसे पहले आंदोलन यहीं से शुरू होता है। साधु सीताराम दास के कहने पर ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, देखिए क्वेश्चन जो है ऐसे कैसे पूछे जाते हैं कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध किस आंदोलन से है, बिजोलिया किसान आंदोलन से है। तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जाते हैं। इस समय जो जागीरदार है वो कौन है, कृष्ण सिंह जागीरदार है, इसकी शिकायत हेतु जाते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा के पास जाते हैं। तो महाराणा ने हामिद हुसैन नामक एक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा। महाराणा बोलते हैं हामिद हुसैन को कि तू बिजोलिया जा और जा करके देख क्या मामला है। अब हामिद हुसैन आता है। ये हामिद हुसैन किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देता है। महाराणा को कहता है कि साहब बिल्कुल सही बात है, जागीरदार जो है परेशान कर रहा है इन किसानों को। लेकिन महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की। हामिद हुसैन गांव वालों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में रिपोर्ट भी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये घटना है 1897 की। उसके बाद में क्या होता है देखिए, कृष्ण सिंह ने नानजी व ठाकरी पटेल को, अब कृष्ण सिंह को इस बात का पता चलता है, ये जागीरदार है कृष्ण सिंह, इसको इस बात का पता चलता है कि भी गांव के लोगों ने महाराणा से मेरी शिकायत की है। तो कौन कौन है वो थे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। तो इन नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को जागीर से निष्कासित कर देता है, ये बाहर निकाल देता है क्रोधित होकर के। फिर 1903 में कृष्ण सिंह ने चौरी कर लागू कर दिया। अभी चौरी कर क्या है, ये चौरी कर है कि अगर आप अपनी पुत्री की शादी करोगे, विवाह करोगे, तो विवाह के अवसर पर आप लोगों को टैक्स देना होगा।
किसानों को टैक्स देना होगा इस जागीरदार को। कृष्ण सिंह ने 1903 में ये चौरी कर और लागू कर दिया। ये 5 रुपये निर्धारित किया गया था चौरी कर। अब किसानों ने इस कर का विरोध किया, बिजोलिया को छोड़ करके ग्वालियर जाने लगे। ये जो बिजोलिया के जो किसान थे ये और ज़्यादा परेशान हो गए कि पहले से इतने सारे टैक्स है, इतनी सारी लगाने हैं, अब और जो है टैक्स वो बढ़ा दिया गया है, तो ये अपनी बेटी की शादी नहीं करते हैं और बिजोलिया छोड़ करके जाने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। उसके बाद में 1904 में कृष्ण सिंह ने चौरी कर समाप्त कर दिया, वह लगान कर को आधा कर दिया, 1/2 से 2/5 कर दिया गया है लगान कर को। फिर 1906 में ये जो जागीरदार है कृष्ण सिंह, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके कोई संतान नहीं थी। इसने एक पुत्र जो है वो गोद लिया हुआ था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, ये कामा भरतपुर का था। तो जैसे ही कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है जागीरदार की, तो नया जागीरदार बनता है बिजोलिया का, उसका नाम है पृथ्वी सिंह। अब ये जागीरदार बनता है। अब ये पृथ्वी सिंह क्या करता है, जैसे ही जागीरदार बनता है तो 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया। तलवार बंधाई कर क्या होता है, जैसे ही कोई उत्तराधिकारी बनता है तो उत्तराधिकारी बनते समय वह गांव के लोगों से, किसानों से एक कर लेता है जिसको बोलते हैं तलवार बंधाई कर, यानी कि वो तलवार को धारण करता है, उत्तराधिकारी बनता है उस समय वह कर लेता है। तो ये तलवार बंधाई कर इसने लिया गांव वालों से, ये जागीरदार बन गया है पृथ्वी सिंह। 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह तो मर गया, अब पृथ्वी सिंह जागीरदार बन गया। अब जो है इस बात का विरोध करते हैं। फिर 1913 ईस्वी में साधु सीताराम, फतेहकरण, ब्रह्मदेव, नाथूलाल, रामजी लाल, ये क्या है, गांव के कुछ फेमस लोग हैं, नेतृत्व करता है। तो इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया और कहा कि अपन जो है भूमि को पड़त रखेंगे, यानी कि भूमि में पैदावार ही नहीं करेंगे, फिर ये काहे का टैक्स लेंगे। तो पृथ्वी सिंह ने फतेहकरण, ब्रह्मदेव को निष्कासित कर दिया। अभी जो पृथ्वी सिंह जो है जागीरदार, इसने ये जो नेतृत्व करता है फतेहकरण, ब्रह्मदेव, इन लोगों को बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। फिर 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इस पृथ्वी सिंह का जो पुत्र था केसरी सिंह, ये नया जागीरदार बनता है बिजोलिया का। अभी जब केसरी सिंह जागीरदार बनता है तो ये इस समय छोटा होता है, नाबालिग होता है। तो नाबालिग था, अतः मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया नियंत्रण के लिए मुनसर मात कार्यालय का गठन किया और इस कार्यालय का जो प्रमुख था वो था अमर सिंह राणावत, इसको बना देते हैं। यानी कि बिजोलिया का जो क्षेत्र है, बिजोलिया पर जो अधिकार है वो इस अमर सिंह राणावत को दे देते हैं कि जागीरदारी तू करेगा। ये जो जागीरदार है केसरी सिंह, ये छोटा है, इसलिए इस बिजोलिया को संभालने के लिए मेवाड़ के महाराणा ने इस अमर सिंह राणावत को यहाँ पे लगा दिया और इसका जो सहयोगी था उसका नाम था डूंगर सिंह। तो ये अमर सिंह राणावत जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि नाबालिग केसरी सिंह जब जागीरदार बनता है उस समय बिजोलिया को संभालता कौन है, वो संभालता है अमर सिंह राणावत। तो अमर सिंह राणावत अब इस बिजोलिया का शासक बन गया, एक तरीके से इसको संभालने लग गया। अब दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1916 से लेकर के और 1923 तक ये चरण चलता है। इस दूसरे चरण में प्रमुख जो नेता थे उसका नाम है विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है दूसरे चरण में। विजय सिंह पथिक, जिनको भूप सिंह भी बोला जाता है, यानी कि इनका जो मूल नाम था वो भूप सिंह था। ये 1882 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ये राजस्थान के नहीं है विजय सिंह पथिक। ये विजय सिंह पथिक कहाँ के हैं, तो ये है गुढ़ावली गांव, बुलंदशहर, यूपी के निवासी थे। अब ये राजस्थान में कैसे आते हैं और इस बिजोलिया किसान आंदोलन से कैसे जुड़ते हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखिए, पथिक जी का राजस्थान में आगमन और आंदोलन से जुड़ना, दूसरा जो चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन का 1916 से लेकर के 1923 ईस्वी तक जो चलता है। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अभी विजय सिंह पथिक हैं यूपी के, लेकिन ये इस आंदोलन से कैसे जुड़ते हैं, तो देखिए 1857 का जो संग्राम है उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके 50 वर्ष पूरे हो गए थे 1907 ईस्वी में। तो 1907 में रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में एक क्रांति का आयोजन किया जाता है, सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है सशस्त्र क्रांति। एक प्रोग्राम किया जाता है 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में, पूर्ण होने के उपलक्ष्य में
1857 की क्रांति में जो शहीद हुए, जो वीरगति को प्राप्त हुए, जो देशवासी थे, उनकी याद में एक सम्मेलन किया जाता है। तो रास बिहारी बोस के आदेश पर इस सशस्त्र क्रांति में शामिल होने के लिए विजय सिंह पथिक और इसका एक सहयोगी है जिसका नाम है गोपाल सिंह खरवा, ये आते हैं अपने अजमेर में। तो इस प्रकार से एंट्री होती है राजस्थान में विजय सिंह पथिक की। तो ये विजय सिंह पथिक अजमेर में आए हुए थे, एंट्री इनकी राजस्थान में हुई थी। अंग्रेजों ने विजय सिंह पथिक को, गोपाल सिंह खरवा को जेल में कैद कर लिया। देखिए, विजय सिंह पथिक और इनके जो सहयोगी थे गोपाल सिंह खरवा, जो कि अजमेर में आते हैं सशस्त्र क्रांति के दौरान, तो अंग्रेज जो है इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और टोडगढ़ जेल में इनको कैद कर लेते हैं, जहाँ पे गोपाल सिंह खरवा है इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो विजय सिंह पथिक है, ये टोडगढ़ जेल से फरार होने में सफल हो जाते हैं। अब ये टोडगढ़ जेल से फरार होकर के और एक ओछड़ी गांव है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे आ जाते हैं। फिर एक विद्या प्रचारणी जो सभा थी, इस सभा से ये जुड़ जाते हैं। इस सभा के संस्थापक थे हरि भाई किंकर। तो पथिक जी क्या करते हैं, इस सभा से जुड़ करके यहाँ पे अध्यापन का कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, राजस्थान में आते हैं सशस्त्र क्रांति के दौरान, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में ये वहाँ से फरार हो जाते हैं, अध्यापक का कार्य शुरू कर देते हैं। एक विद्या प्रचारणी सभा है जो कि हरि भाई किंकर के द्वारा स्थापित की गई थी, इस सभा से ये जुड़ जाते हैं, यहाँ पे अध्यापन का कार्य करते हैं। अब 1916 ईस्वी में यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में मुख्य जो वक्ता थे, जो भाषण दे रहे थे, वो कौन थे? पथिक जी थे। कि अंग्रेज जो है शोषण कर रहे हैं, जागीरदार जो है शोषण कर रहे हैं, हमें इनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए वगैरह वगैरह, ये बातें कर रहे थे। विजय सिंह पथिक भाषण दे रहे थे। अब इस सम्मेलन में बिजोलिया से गए हुए थे साधु सीताराम दास जी, फतेह करण, ब्रह्मदेव, ये भी बैठे थे, भाषण सुन रहे थे। तो इनको लगा कि यार ये पथिक जी तो है, ये काम के आदमी हैं, इनको अगर बिजोलिया अपन लेके चले, ये अगर अपना नेतृत्व करे, तो बिजोलिया में जो किसान परेशान हो रहे हैं उनको आज़ादी मिल सकती है, ये जो कर है, ये टैक्स जो है, ये कम हो सकते हैं। तो साधु सीताराम दास के कहने पर पथिक जी जो है ये बिजोलिया आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से विजय सिंह पथिक जो है दूसरे चरण में 1916 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद में इस आंदोलन में एक नया उत्साह, एक नई क्रांति पैदा हो जाती है। विजय सिंह पथिक जो है पूरे जोर शोर से इस आंदोलन को संभालते हैं। तो देखिए, पथिक जी ने उमा जी के खेड़े को आंदोलन का केंद्र बनाया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अब 1916 में पथिक जी ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। सबसे पहले क्या करते हैं, उमा जी के खेड़े को आंदोलन का केंद्र बनाते हैं, एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं और इसका जो अध्यक्ष है वो बनाते हैं साधु सीताराम दास को। 1917 में पथिक जी ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी करते हैं पथिक जी 1917 ईस्वी में। इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो बनाते हैं मन्ना लाल पटेल को। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक करते हैं। कब करते हैं? 1917 में करते हैं। इसका अध्यक्ष किसको बनाते हैं? मन्ना लाल पटेल को बनाते हैं। ये ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है ये बेरीसाल गांव भीलवाड़ा में बनाया गया है। इस बोर्ड का बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि कर ना देने हेतु प्रेरित करना। जो किसान है गांव के, उन गांव के किसानों को प्रेरित करना कि आप लोग जो है अब कर ना दीजिए, टैक्स ना दीजिए, इसके लिए प्रेरित करना था। हरियाली अमावस्या के दिन इस बोर्ड का गठन किया जाता है। अब जो विजय सिंह पथिक है आंदोलन में जुड़ गए हैं 1916 ईस्वी में। आंदोलन में जुड़ने के बाद में इन्होंने अपना जो कार्य है वो प्रारंभ कर दिया है। उमा जी के खेड़े को आंदोलन का केंद्र बना लिया, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। इसके अलावा विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल डंका नाम से एक पत्रिका भी निकाली। ये पत्रिका जो थी ये मेवाड़ी भाषा में थी। अब इस पत्रिका के माध्यम से आंदोलन का प्रचार प्रसार करने लगे थे विजय सिंह पथिक। 1918 में कांग्रेस का बंबई में एक अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करने चले जाते हैं विजय सिंह पथिक और गांधी जी को कहते हैं कि बिजोलिया में जो है किसान परेशान हो रहे हैं, इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं। तो गांधी जी से ये मुलाकात करते हैं
इस अधिवेशन के दौरान अब जो गांधी जी है ये अपने सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजते हैं। देखिए एक कहानी के तरह से, एक कहानी के माध्यम से अपन जो है इस आंदोलन को पूरा पढ़ लेंगे डिटेल से, प्रारंभ से लेकर के और एकदम अंत तक। आपको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है, बस याद नहीं करना है, समझना है। समझोगे तो बिल्कुल पूरा कहानी की तरह याद हो जाएगा। तो विजय सिंह पथिक 1918 में इस बम्बई अधिवेशन के दौरान गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी को बताते हैं। गांधी जी जो है महादेव देसाई को यहाँ पे भेजता है। अब महादेव देसाई आते हैं मेवाड़ में, और मेवाड़ के दीवान थे रमाकांत। इस रमाकांत से मुलाकात करते हैं कि भाई गांधी जी मैंने भेजो है, अर्थे बिजोलिया का मैंने के कर रखो है। अब रमाकांत जो है मेवाड़ का महाराणा ने बतावे। अब मेवाड़ का जो महाराणा है वो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन करता है। ये आयोग जिसका अध्यक्ष खुद बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, इसीलिए इनके नाम पर ही ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है। इनके जो अन्य सदस्य थे इस आयोग के, वो थे अमर सिंह राणावत, इनके अलावा है अफजल अली। ये पहला जांच आयोग है मेवाड़ के महाराणा के द्वारा। इस आयोग का उद्देश्य ये था कि किसानों की मांग सुनना व जांच करना, लेकिन परिणाम क्या होता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है इस आयोग के द्वारा भी। ये 1919 की घटना है। उसके बाद में बिजोलिया आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा कि भाई गांधी जी को भी कह दिया, गांधी जी ने अपना निजी सचिव भेज दिया, महाराणा तक बात पहुंच गई, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। अब विजय सिंह पथिक जो है प्रचार प्रसार करते हैं खूब इस आंदोलन का। तो देखिए 1919 में स्थापित राजस्थान सेवा संघ, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी, एक संघ है। इस संघ के द्वारा कुछ न्यूज़पेपर जो है, समाचार पत्र जो है वो निकाले जा रहे थे। उनमें इस बिजोलिया आंदोलन का प्रचार किया जाने लगा। एक था राजस्थान केसरी 1920 में प्रकाशित वर्धा महाराष्ट्र से, नवीन राजस्थान समाचार पत्र है 1921 से, ब्यावर से, तरुण राजस्थान 1923। ये जो नवीन राजस्थान है इसी का नाम जो है फिर तरुण राजस्थान कर दिया गया था ब्यावर से। एक है अभ्युदय समाचार पत्र प्रयाग से, एक है भारत मित्र समाचार पत्र कलकत्ता से, एक मराठा समाचार पत्र पूना से। तो ये जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, इन न्यूज़पेपरों में बिजोलिया आंदोलन की बातें जो है वो प्रचारित होने लगी। बिजोलिया आंदोलन का जो है प्रसार होने लगा इन समाचार पत्रों के द्वारा। एक प्रताप समाचार पत्र, ये कानपुर यूपी से प्रकाशित होता था। इस समाचार पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो विजय सिंह पथिक इस गणेश शंकर विद्यार्थी को भी कहते हैं कि आप अपने न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में इस आंदोलन का प्रचार करें। तो ये जो समाचार पत्र है इसने इस आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। एक जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार करने के लिए तुलसी भील जो थी, इसने पैदल चल करके इस आंदोलन का प्रचार किया। 1920 नागपुर अधिवेशन, यहाँ पे पथिक जी ने अत्याचारों का चित्रण द्वारा प्रदर्शन किया। फिर 1921 में दूसरा जांच आयोग बैठता है। देखिए पहला जांच आयोग बैठा था, उसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में। फिर दूसरा जो आयोग है मेवाड़ के महाराणा के द्वारा गठित है, द्वितीय जांच आयोग। उसके सदस्य कौन कौन हैं? उसके सदस्य हैं रमाकांत, ठाकुर राज सिंह और तख्त सिंह मेहता। ये 3 सदस्य हैं। उसके भी 3 सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के। एक तो खुद बिंदुलाल भट्टाचार्य है, एक अमर सिंह राणावत है, एक अफजल अली है। ये 3 सदस्य उसके हैं और 3 सदस्य इसके हैं। ये 2 आयोग जो है वो मेवाड़ के महाराणा के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन कोई भी आयोग जो है वो कार्रवाई नहीं करता है। अब राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल के नेतृत्व में एक आयोग बिजोलिया भेजा। फिर फरवरी 1922 की बात है, हॉलैंड समिति समझौता होता है। तो हॉलैंड समिति समझौता किन किन के मध्य होता है? रॉबर्ट हॉलैंड, आजलवी और विल्किंसन, इधर तो ये थे, और इधर है आंदोलनकारी यानी कि जो किसान है वो है, इनके मध्य समझौता होता है। ये हॉलैंड कौन है? रॉबर्ट हॉलैंड राजपूताना के एजेजी है। एजेजी बोले तो एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये हॉलैंड जो है ये अपने इधर बिजोलिया में आते हैं। ये किसानों के साथ में बात करते हैं, समझौता करते हैं, और समझौते के तहत क्या शर्त रखी गई थी कि 84 में से 35 लागें जो है वो समाप्त कर दी गई है अब। लेकिन ये जो बिजोलिया जो ठिकाना है, इस ठिकाने ने
यानी कि जागीरदार ने ये समझौता नहीं माना, समझौते की पालना नहीं की। यानी कि वही बात है, अब तक कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आया। 10 सितंबर 1923 बेंगू आंदोलन के तहत विजय सिंह पथिक जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 1927 में फिर पथिक जो है इस आंदोलन से पूर्णतः अलग हो जाते हैं और एक ग्वालियर चले जाते हैं। देखिए बिजोलिया के अंदर जो है और जो नेता है जैसे कि आपके हरिभाऊ उपाध्याय है, रामनारायण चौधरी है। तो रामनारायण चौधरी और पथिक जी इनके मध्य जो है मतभेद हो जाता है। विजय सिंह पथिक यहाँ से चले जाते हैं बाद में, जेल से जैसे ही रिहा होते हैं उसके बाद में। तो विजय सिंह पथिक अब इस आंदोलन से हट जाते हैं। दूसरे चरण में 1916 में जिन्होंने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नई स्फूर्ति दी, एक नया जोश दिया 1916 में, और 1923 में ये गिरफ्तार होने के बाद में इस आंदोलन से हट जाते हैं। तो दूसरा जो चरण है 1916 से लेकर के 1923 तक का, जिसमें विजय सिंह पथिक जो है पूरा जोर लगा देते हैं इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। इस आंदोलन के द्वारा जो प्रमुख उद्देश्य था किसानों की मांग को पूरा करना, उसको सफल बनाने के लिए जो है विजय सिंह पथिक जी खूब प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में ये यहाँ से हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब तीसरा चरण चलता है। अब तीसरे चरण में 1923 से लेकर के 1941 तक है। तो तीसरे चरण में जो नेता है, प्रमुख नेता है, वो कौन कौन है? तो माणिक्यलाल वर्मा है, इनकी पत्नी थी नारायणी वर्मा। रामनारायण चौधरी, इनकी पत्नी अंजनी देवी चौधरी। हरिभाऊ उपाध्याय, इनकी पत्नी है रमा देवी। जमलालाल बजाज, इनकी पत्नी है जानकी देवी बजाज। अब ये जो है इस तीसरे चरण में इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा जो है ये एक पंछिड़ा गीत के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार करते हैं, आंदोलन को पहुंचाते हैं। फिर 1941 में मेवाड़ का महाराणा बनता है भूपाल सिंह। पहले मेवाड़ का महाराणा कौन था? पहले मेवाड़ का महाराणा था फतेह सिंह 1941 तक। तो 1941 में फतेह सिंह के बाद में मेवाड़ का महाराणा बनता है भोपाल सिंह। इसका प्रधानमंत्री जिसका नाम था टी विजय राघवाचार्य, राजस्व मंत्री जिसका नाम है मोहन सिंह मेहता। तो ये मोहन सिंह मेहता, विल्किंसन और इधर है किसान, इनके मध्य फिर समझौता होता है, मांगे मान ली जाती है। जो भी भूमि थी जो इन जागीरदारों के द्वारा अधिकृत कर ली गई थी किसानों की, तो उन जमीनों को भी वापस दे दिया जाता है किसानों को। ये जो आंदोलन है यहाँ पे समाप्त होता है 1941 ईस्वी में। देखिए 1897 में चला है, फिर 1941 में ये समाप्त होता है, यानी कि 44 साल तक ये आंदोलन चला है। अब ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखनी है, इस आंदोलन के दौरान एक पंछिड़ा गीत जो है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा गाया गया है, और एक गीत और है, वो है मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे। ये गीत जो है भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु के द्वारा गाया गया था। इस गीत के माध्यम से इस बिजोलिया आंदोलन का प्रचार किया गया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे के सारे फैक्ट जो है इसमें डाले गए हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो बहुत ही कम है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे से इनके नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।